I regard myself as a soldier. क्या महात्मा गांधी अंग्रेज थे? The most loyal policeman in India of the British, Mr. Gandhi. क्या सचमुच महात्मा गांधी के शस्त्र सत्य और अहिंसा ही थे? क्या हिंदुस्तान में राम से भी बड़े हैं गांधी? महात्मा गांधी ने देश का बचाव किया था या बंटवारा? या आज तक हमें गांधी के बारे में सब कुछ गलत पढ़ाया गया है? क्या महात्मा गांधी हिंसक थे? इन ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है। क्या गांधी सचमुच महात्मा थे? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वे केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा की एक सोच के रूप में जाने जाते हैं। कुछ लोग तो उनसे इतना प्रभावित हैं कि वे खुद को गांधीयन तक कह देते हैं और अपने जीवन को उन्हीं की तरह बनने में समर्पित कर देते हैं। वहीं समाज का एक ऐसा तबका उभर कर आता है जो गांधी की नीतियों के विरोध में दिखता है। वे उन्हें महात्मा या राष्ट्रपिता तो छोड़िए, एक स्वतंत्रता सेनानी मानना भी अपराध समझता है। और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? तो जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा, मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं मानते हो? वो मेरी इच्छा। हमें गांधी के एक पक्ष के बारे में तो जीवन भर बहुत कुछ बताया गया, पर आज हम महात्मा गांधी के एक ऐसे सच के बारे में बात करेंगे जिसे हमसे हमेशा छुपाया गया। और इसके बाद आपको फैसला करना है कि आपको मोहनदास गांधी की तरह बनना है या नहीं। नमस्ते, मैं हूं अरिहंत एक्सप्लेन्स। आइए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके शस्त्र ही सत्य और अहिंसा हैं, उन्हीं के स्वभाव के अनुसार हम शुरुआत भी एक सत्य से करने जा रहे हैं। क्या महात्मा गांधी सचमुच राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ नेशन हैं? एक आरटीआई के जवाब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो ये साफ साफ कहना है कि महात्मा गांधी को कभी कोई ऐसा टाइटल दिया ही नहीं गया। राष्ट्रपिता मैं क्या नहीं मानता, उन्हें सरकार नहीं मानती। किसी लखनऊ के व्यक्ति ने, किसी लड़की ने शायद उससे आरटीआई मांगी सरकार से कि बताइए कि गांधी जी को किन मानकों के आधार पर, किन प्रमाण पत्रों के आधार पर, किन दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रपिता कहा जाता है। सरकार ने कहा हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है जिसके आधार पर इनको राष्ट्रपिता कहा जाता हो। तो क्या बचपन से लेकर आज तक हमारे दिमाग में गलत बातें नहीं भरी गई? आप तो सोच भी नहीं सकते कि आज तक हमें क्या क्या गलत पढ़ाया गया है। न सिर्फ फादर ऑफ नेशन बल्कि गांधी जी के तो महात्मा कहे जाने पर भी सवाल उठते हैं। भला क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हीं का विरोध करने वाले गांधी को महात्मा कहलवाने के लिए चिट्ठियां लिखेगी, जिनमें वे सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी के नाम से संबोधित करने को कहती है? क्या यहाँ आपको दाल में कुछ काला नहीं दिख रहा? तो ये लेटर भी देख लीजिए जो गांधी जी लॉर्ड शेम्फर्ड को लिखते हैं, जिसमें वे अपने आप को उनका नौकर बताने में भी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। ये 22 जून 1920 में लिखा महात्मा गांधी का लेटर है, जो उन्होंने उस समय के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा। और जरा इस लाइन को पढ़िए, ये चिट्ठी है, कई पन्नों की चिट्ठी है। इसके आखिर में लिखा है, आई हैव द ऑनर टू रिमेन योर एक्सेलेंसीज ओबीडिएंट सर्वेंट M.K. गांधी। अब एक और लेटर दिखाता हूं, ये भी महात्मा गांधी ने लिखा है। ये लेटर महात्मा गांधी ने फरवरी 1920 में ड्यूक ऑफ कनॉट को लिखा, जो ब्रिटिश राजघराने का प्रमुख सदस्य होता था। उसको गांधी जी क्या लिख रहे हैं, पीछे पढ़िए, आई बेग टू रिमेन योर रॉयल हाइनेस फेथफुल सर्वेंट M.K. गांधी। अब चिट्ठी नंबर 3 देखिए, इसमें महात्मा गांधी अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य का शुभचिंतक बता रहे हैं। ये आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं, आई पुट माई लाइफ इन पेरिल 4 times फॉर द सेक ऑफ द एम्पायर। राहुल गांधी कह रहे थे ना कि वीर सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे, तो इसका क्या मतलब हुआ? महात्मा गांधी खुद लिख रहे हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी 4 बार अंग्रेजों के लिए दांव पे लगाई, एम्पायर के लिए। और वो ऊपर लिखते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू यू, इन माय हम्बल ओपिनियन नो इंडियन हैज कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर देन आई हैव फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ 29 years ऑफ पब्लिक लाइफ। महात्मा गांधी लिख रहे हैं, किसी भारतीय ने इतना आपके लिए नहीं किया होगा जितना मैंने 29 साल। चिट्ठियों में तो गांधी जी हिटलर को भी अपना दोस्त कह चुके हैं, पर हो सकता है कि ये बातें उन्होंने उन्हें बहलाने फुसलाने के लिए कही हों, या बात कुछ और ही है। मेरे प्यारे दोस्त, अपनी जन्मभूमि के लिए आपकी वीरता और आपके समर्पण के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, और न ही हम आपके विरोधियों द्वारा आपको बुरा इंसान कहा जाना मानते हैं। गांधी जी ने
इंडिया के नेशनल फ्लैग के डिजाइन में 3 चीजों पर बहुत महत्व दिया: रिलीजन, चरखा और ब्रिटिशर्स। उनका कहना यह था कि भारत के झंडे के बीच में अशोक चक्र की जगह चरखा हो और कॉर्नर में ब्रिटिशर्स का यूनियन जैक उनकी निशानी की तरह जरूर हो, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक कि उनकी बात ना माने जाने पर उन्होंने तिरंगे को सैल्यूट करने से भी मना कर दिया। बापू की यह बातें उनकी ईमानदारी पर शक की सुई तो जरूर खड़ी करती है। यही नहीं, एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे करने और अहिंसा की सीख देने वाले गांधी जी ने खुद ब्रिटिशर्स की बोर वॉर और जुलू रेबेलियन में हिस्सा लिया। इन्हें सर्जेंट मेजर की पदवी भी मिली और वॉर मेडल केसरे हिंद भी अंग्रेजों ने दिया। He was sent to England to learn his trade as a lawyer. He was educated in England. He became a lawyer. He came back to India, did not get any work. Then he went to South Africa because somebody called him there. And for 20 plus years, he had a career as a lawyer or something else in South Africa. And he fought, he participated in what was called the Boer War on behalf of the British. He took the British side. He was a lieutenant colonel, I think, in the army. He was not allowed to fire weapons, but he was an ambulance driver, he was a stretcher bearer. He helped the injured British troops. So he had a military rank, and it's very interesting to read the writings of Mr. Gandhi while he was in South Africa. He said that I have put my life in peril 3 times for the sake of the empire. British Empire, the crown. Okay. हिंसा का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। गांधी जी ने इंडियंस को भी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने पर बहुत जोर दिया। खिलाफत मूवमेंट के वक्त भी गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों को ऑटोमन एम्पायर के सपोर्ट में आने को कहा, जिसकी वजह से पूरे भारत में मालाबार, मालेगांव, कोहाट जैसी जगहों पर हिंदुओं को हजारों की संख्या में जान और माल का नुकसान हुआ। खैर, ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पर पूरा वीडियो बन जाए। पर क्या इन जगहों पर गांधी को अहिंसा की याद नहीं आई? इन्हीं चीजों को देखते हुए उस समय की भी कई बड़ी शख्सियतों ने गांधी का विरोध किया। भीमराव अंबेडकर गांधी की कास्ट सिस्टम, मुस्लिम तुष्टीकरण जैसी कई नीतियों का विरोध करते थे। As I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man, you see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma, you see. But I saw him in his human capacity, the bare man in him. सरोजनी नायडू का एक मशहूर कथन जिसमें वह कहती हैं, "It cost us a lot of money to keep this man in poverty", जिसमें वह गांधी जी की नकली गरीबी पर व्यंग करती हैं। He would travel everywhere in the country by train in the third class compartment, but he would have the whole compartment emptied. He would be the only person in the third class compartment, and there would be another compartment which would be reserved for his attendants. क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि गांधी के पिता पोरबंदर के दीवान और अत्यधिक धनवान थे, और गांधी ने भी अपने जीवन का अत्यधिक समय विदेशों में गुजारा। नाथूराम गोडसे का भी विरोध गांधी जी की नीतियों के खिलाफ ही था। गोडसे द्वारा दिए गए उनके कोर्ट के बयान के अनुसार गांधी जी को मारने का मुख्य कारण गांधी की हिंदू विरोधी व हिंदुस्तान विरोधी नीतियां ही थी। 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई, और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के
ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। वह बात अलग है कि उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नाथूराम गोडसे के इन बयानों को जनता के बीच आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गांधी ने मंदिरों में तो कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया था, पर मस्जिदों में कभी गीता या वेद पाठ कराने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि परम सने, पर उनके भजन में तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम भी था। किनके भजन में? रघुपति राघव, महात्मा गांधी वाले। बिरला मंदिर में गाया जाता था, चुनौती करता हूँ मस्जिद में गवा के दिखा दीजिए। वो नहीं गाते थे आप? गवा के दिखा दीजिए भाई। गांधी नहीं गवा पाए, बाकी की तो बात। वंदे मातरम जैसे नारे को भी गांधी ने बैन करा दिया क्योंकि मुसलमानों को वंदे मातरम कहने से आपत्ति थी। क्या ये एक तरफा प्यार और तुष्टीकरण दो समुदायों के बीच दीवार का काम नहीं कर रहा था? और कहीं वो दीवार महात्मा गांधी खुद तो नहीं, न सिर्फ समुदायों के बीच की दीवार, बल्कि गांधी के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि उन्होंने देश के बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद देश के साथ धोखा किया है। Hindus to die en masse to those affected by pre-partition violence, he urged, quote, Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims even if the latter wanted to destroy them. Even if Muslims want to kill us all, we should face death bravely. If they establish their rule after killing all Hindus, we would be ushering in a new world by sacrificing our lives, unquote. क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि महात्मा गांधी ने उन अली ब्रदर्स का समर्थन किया जिन पर ये आरोप है कि उन्होंने अफगानिस्तान के आमिर को भारत पर कब्जे का आमंत्रण दिया। गांधी ने तो यह तक कह दिया था कि अली ब्रदर्स को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि गांधी भी वही करते जो अली भाइयों ने किया। गांधी भी अफगानिस्तान के आमिर से वादा करते कि कोई भी भारतीय आमिर का भारत के कब्जे पर विरोध नहीं करेगा। क्या ये वही गांधी हैं जो भारत को आजाद कराना चाहते थे? गांधी के बारे में पढ़ने पर मुझे यह पता चला कि यह तो उन सच्ची घटनाओं का बस एक सतह था जिसके बारे में भारतीयों को कभी भी नहीं बताया गया, जिसकी वजह से आज लोग उन्हें महात्मा और राष्ट्रपिता की पदवी देते हैं। लेकिन अब आपको यह सब सुनकर तय करना है कि क्या गांधी सच में महात्मा है।